अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर काशिफ अनवर, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ तशरीहुल बदन एनाटमी में, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पटना दिव्या कॉलेज को, यूनानी मेडिकल कॉलेज पटना को, जो इतने एडवांस लेवल पर जाकर और इतनी अच्छी तरह जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है यूजी का भी और पीजी का भी उन्होंने कंडक्ट किया और कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर तनवीर को, प्रिंसिपल साहब को और बाकी सभी स्टाफ को जिनकी मेहनत इसमें है। मुझे इसके लिए मौका दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स इन हेल्थ केयर। इसमें जो खास जो मेन जो एम्फेसिस है वो एनहांसिंग रिसर्च, पेशेंट केयर एंड कोलैबोरेशन। क्योंकि ये पीजी स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो इसमें रिसर्च, हालांकि मेरे पास जो मवाद था वो पेशेंट केयर और कोलैबोरेशन का था, फिर मैंने इसमें मजीद एनहांस रिसर्च को और ऐड किया। फिर तो अगर मैं अपने प्रेजेंटेशन की बात करूं तो इसका एम बेसिकली एक अगर हम एम इस प्रेजेंटेशन का पूरा एम क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि इसकी इम्पोर्टेंस communication skill की the ability to communicate effectively is crucial for medical professionals in providing optimal patient care, research and fostering collaborative relationships within the healthcare system. तो बेसिकली क्या जरूरत ही क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स की, या उनका क्या रोल है, या क्या कहाँ पर ये क्रूशियल हो जाता है जाकर, खास करके जब हम मेडिकल सेटअप को देखते हैं। So this presentation on communication skill aims to equip medical students with practical strategies and techniques to enhance their communication abilities. असल में मेडिकल स्टूडेंट्स को की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अल्टीमेट होनी चाहिए। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए मेडिकल जो ग्रेजुएट होता है या जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन तक तो कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल बहुत कम होता है। लेकिन जब आप पीजी में जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक आला दर्जे पर होनी चाहिए, अल्टीमेट होनी चाहिए बेसिकली। उसकी वजह यह है कि वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे इंटरेक्शंस होने हैं आपके, जहां पर अगर आप सही से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट्स पर भी असर पड़ता है, रिसर्च पर भी असर पड़ता है, और अल्टीमेटली जो प्रोसीजर है उस पर भी असर पड़ता है। और हम कोलैबोरेट भी नहीं कर पाते बहुत अच्छी तरह इंटरडिसिप्लिनरी, और अपने डेटास को अच्छी तरह रीड नहीं कर पाते, अच्छी तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाते। और जो बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या पेशेंट्स हैं, जो भी जिन पर हम काम कर रहे हैं, उन्हें भी हम अपनी बात नहीं समझा पाते या उनकी बात नहीं समझ पाते। तो इसके लिए एक कम्युनिकेशन स्किल्स का अल्टीमेट मतलब हाईएस्ट लेवल पे कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी है। उसके अलावा द प्रेजेंटेशन विल आल्सो एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स टू एम्पावर मेडिकल स्टूडेंट्स इन देयर फ्यूचर रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसके बाद जहाँ तक रिसर्च की बात है, वो तो जब तक रिसर्च में रहेंगे तब तक उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पर उनको यूज होंगे। उसके बाद जब मजीद फर्दर जब वो आगे जाएंगे, उसमें चाहे वो रिसर्च में जाए, फर्दर टीचिंग में जाए या क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाए, वहाँ पर भी उनको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है, और उसी लेवल की कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है। आखिर में इस प्रेजेंटेशन के आखिर में एक टेक होम किट क्या होगी, हम यहाँ से क्या लेकर उठेंगे। तो बेसिकली इसमें जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, खास करके हम जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हम उनको एम्फेसिस करें या उन्हीं को खाली टारगेट करें, तो सबसे पहले तो एक हमारे अंदर सलाहियत पैदा होगी टू एस्टैब्लिश रैपो विद पेशेंट्स, अटेंडेंट्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल। चाहे वो पेशेंट हो, इवन पेशेंट के अटेंडेंट्स हो, या जिन पर हम काम कर रहे हैं सब्जेक्ट्स हमारे, उन पर, उन सब से हम एक अच्छी पॉजिटिव रैपो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हम उनको अपनी बात समझा सकते हैं, उनकी बात समझ सकते हैं, और जब हम कम्युनिकेट अच्छी तरह कर लेते हैं तो रैपो अपने आप डेवलप हो जाती है। तो हम इसके लिए इंशाल्लाह एक रैपो डेवलप करने के थोड़ा सा नॉलेज हम गेन करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा हम एक्यूरेट मेडिकल हिस्ट्रीज लेने के सलाहियत डेवलप करेंगे, जो कि बेसिकली यूजी में भी सिखाया जाता है, होगी, लेकिन थोड़ा सा और इन्हांस होगा इन 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 पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ठीक, तो कम्युनिकेशन स्किल के पर्सपेक्टिव में हम कैसे मेडिकल हिस्ट्रीज, कैसे पेशेंट से, पेशेंट क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ पेशेंट बहुत अच्छी हिस्ट्री दे देते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। तो जो पेशेंट हिस्ट्री नहीं दे पाते हैं, वहां पर हमारे स्किल्स काम आते हैं फिर। तो एक्यूरेट मेडिकल हिस्ट्रीज के लिए, उसके अलावा अपनी इंफॉर्मेशन क्लियरली कन्वे करने के लिए, चाहे आप पेशेंट से डील कर रहे हो, या आप अपने जो आपकी थीसिस के सब्जेक्ट्स हैं उनसे डील कर रहे हो, या आप अटेंडेंट से डील कर रहे हो, या अपने जूनियर से डील कर रहे हो,
या इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, आप किसी और इंस्टीट्यूट के जो भी लर्नर्स हैं, जो भी रिसर्चर्स हैं, उनसे अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर और जो आपका जो स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सब जगह जो मेन चीज मैटर करती है, दैट इज द कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली। सबसे मेन चीज, आपने अगर इंफॉर्मेशन क्लियरली कन्वे कर दी, और आपने कोई इस तरह का कोई आपने ऐसी लैंग्वेज यूज की जो कि इजी है समझने में, लोगों के पेशेंट्स हैं, अलग अलग मुख्तलिफ बैकग्राउंड के पेशेंट्स आते हैं, तो उनकी लैंग्वेज में अगर आपने जो मेडिकल जार्गन्स है, जो मुश्किल वर्ड्स है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उनको ईजी करके उनको समझा दिया, तो आप अपना आपका काम, आपने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया। तो उसमें आप इंशाल्लाह अ, उसमें थोड़ा सा आप सलाहियत होगी, इंशाल्लाह सलाहियत डेवलप होगी। किसी ने कुछ बोला, मैं मेरे पास बेसिकली आप लोगों की आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, तो कुछ कुछ मैं कंटिन्यू रखूं? ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल एंड ग्रांट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पीजीज के लिए। एक रिसर्च प्रपोजल, अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखना, और फिर मुख्तलिफ, जैसे हमारे यहाँ यानी मेडिकल कॉलेजेस में ग्रांट राइटिंग का इतना चलन नहीं है, लेकिन वैसे हम देखें तो रिसर्च में ग्रांट राइटिंग की बहुत ज़रूरत होती है, रिसर्च के बाद भी ज़रूरत होती है। तो एक अच्छी ग्रांट राइटिंग लिखने के लिए, एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत है। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स हम क्या समझते हैं बाय डिफॉल्ट, कि कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली क्या है? ओरल स्किल्स। हम 90% ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स मींस गुड ओरल स्किल्स, बट दैट इज नॉट द केस एक्चुअली, नॉट दैट इज नॉट द वे। क्या होता है बेसिकली कम्युनिकेशन? आप कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं? तो लैंग्वेज आप बोल के भी कर सकते हैं, सिंबल्स के साथ भी कर सकते हैं, या आप लिख कर भी कर सकते हैं। तो हर तरह से आप, वेदर इट्स वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट आपको करना आना चाहिए बहुत अच्छी तरह, और रिटिंग कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल आप बनाएंगे, और ग्रांट राइटिंग अच्छी करें हो जाएगी। उसके अलावा डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अगर अपना, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया बहुत मेहनत करके 2 ढाई साल में, अब हम डेटा एनालिसिस अगर नहीं कर पा रहे हैं, या उस डेटा के ऊपर रिपोर्टिंग अच्छी नहीं कर पा रहे, डिस्कशन अच्छा नहीं कर पा रहे, या कंक्लूजन अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहां पर भी कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है इनफैक्ट। उसके अलावा प्रोफेशनल साइंटिफिक राइटिंग एंड पब्लिकेशंस। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है पब्लिकेशन है। आपने जो भी रिसर्च, आपने जो भी आपके इन्फ्लुएंस, जो भी कंक्लूजन आया, डेफिनेटली हम बताना चाहेंगे दुनिया को, ताकि उस पर आगे रिसर्च हो सके, या हो सकता है उस पर कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आए तो हम फिर उस पर आगे बात करें। तो उसके लिए हमें पब्लिकेशन की जरूरत होती है। तो साइंटिफिक राइटिंग, पब्लिकेशन, प्रोफेशनल साइंटिफिक राइटिंग इनफैक्ट एंड पब्लिकेशन, उसकी जरूरत है, वो एनहांस होनी चाहिए बिल्कुल। उसके अलावा फिर आपके प्रेजेंटेशन, आउटशाइनिंग प्रेजेंटेशन होने चाहिए। पीजी में बहुत प्रेजेंटेशन होते हैं, धीरे धीरे अच्छे होते हैं, शुरू में थोड़े से लोअर लेवल के होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन में भी हम आउटशाइनिंग प्रेजेंटेशन हमें चाहिए। ठीक है, पीजीज को जब जो अपनी बात प्रेजेंट करें कहीं पर, अपने इंस्टीट्यूट में या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो प्रेजेंटेशन भी आउटशाइनिंग होनी चाहिए। तो इसमें एक्चुअली हम अगर पूरा देखें एक आउटलाइन अपने प्रेजेंटेशन का, आज के प्रेजेंटेशन का, तो इसमें बेसिकली जो आउटलाइन है, वो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल की, जो भी बेसिक्स हैं कम्युनिकेशन स्किल के। उसके अलावा हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल ऑन पेशेंट केयर। उसके अलावा रिसर्च एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट। हम अपने पूरे प्रेजेंटेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे: कम्युनिकेशन स्किल्स इन रिलेशन टू पेशेंट और पेशेंट केयर इनफैक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स इन रिलेशन टू रिसर्च एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। 3 हिस्सों में हम डिवाइड करके इसको बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन पेशेंट केयर, रिसर्च एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। उसके अलावा फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी तीनों पर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल पेशेंट केयर पर, रिसर्च पर और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स पर। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन इन पेशेंट केयर एंड रिसर्च। उसके बाद हम कॉल टू एक्शन, कि हमने इससे क्या सीखा और आगे हम क्या फर्दर कर सकते हैं, जो जिससे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी एनहांस हो, या एनहांस कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हम आगे क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा आउटलाइन है प्रेजेंटेशन का। मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही थी कि पीपल डोंट गेट अलोंग बिकॉज दे फियर ईच अदर, पीपल fear each other because they don't know each other, and they don't know each other because they have not communicated with each other। ये बहुत बड़ी बात है। इसी इसी पर
जो भी सोसाइटी का ताना बाना है वो इसी पर आप समझ लीजिए कि इन लाइनों पर ही मुनहसर है। कैसे कि हम आज अगर हम तो मुख्तलिफ सोसाइटीज को देख लीजिए आज दुनिया में कि किसी कोई मिला नहीं है किसी से, लेकिन एक खौफ है दिल में कि वो फलाना कैसा होगा, फलाना कैसा होगा, फलाना कौम के लोग कैसे होंगे, या फलाना सिटी के लोग कैसे होंगे, या फलाना कंट्री के लोग कैसे होंगे। तो क्यों ऐसा क्यों है? पीपल डोंट गेट अलोंग बिकॉज दे फियर ईच अदर। नहीं मिलते, आपस में नहीं मिलना चाहते, या एक दूसरे का खौफ है, एक अनजाना सा खौफ है। पीपल फियर ईच अदर बिकॉज दे डोंट नो ईच अदर। क्यों डरते हैं? क्यों जानते नहीं है। जब जान लेंगे तो डेफिनेटली जब कम्युनिकेट करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। उनके दिमाग में एक चीज बैठा दी गई या बैठ गई कि ये ऐसे हैं, और वही वहम पाल के जिंदगी भर जीते हैं। तो दे डोंट नो ईच अदर बिकॉज दे हैव नॉट कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दे हैव नॉट कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। अगर कम्युनिकेशन हो जाए, आज की डेट में जो सोसाइटीज में प्रॉब्लम है, कुछ हद तक हम इंडियन सोसाइटी की बात करें या और दूसरी सोसाइटीज की बात करें, दूसरे कंट्रीज की बात करें, तो जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हम अपने अपने घोंसलों में सब बैठे हैं और एक दूसरे के बारे में वहम पाल रहे हैं, तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो मार्टिन लूथर किंग ने उस टाइम का जो अमेरिका का सोसाइटी था उस पर ये बात कही थी, जो कि ऑलमोस्ट कॉमन है बहुत सारी सोसाइटीज के लिए, एक जनरल बात है। इसी में अगर हम अपना कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट से देखें, इस्लामिक कंसेप्ट भी वही है। आपको 5 बार क्यों बुलाया जाता है मोहल्ले की मस्जिद में, या आपको हफ्ते में एक बार इलाके की मस्जिद में क्यों बुलाया जाता है, या साल में एक बार आपको शहर की मस्जिद में क्यों बुलाया जाता है? फॉर द कम्युनिकेशन, सोनली फॉर द कम्युनिकेशन। वो अलग चीजें हैं बहुत सारी, टू डेवलप डिसिप्लिन एंड दिस एंड दैट, मगर फॉर द कम्युनिकेशन। ओके। तो कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के ताने बाने के लिए भी, और अपना जो हमारे प्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, पीजी लेवल पर हो, यूजी लेवल पर हो, प्रोफेशनल लेवल पर हो, या सेल्स में हो, बिजनेस में हो, किसी भी चीज में हो, प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या है और कम्युनिकेशन क्या होता है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि थर्ड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा पेपर था। यहाँ पर हमें दो दो इंडिविजुअल दिख रहे हैं जो कुछ बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है। तो एक सेंडर है इसमें, एक रिसीवर है, एक अपना मैसेज भेज रहा है और दूसरा मैसेज रिसीव कर रहा है। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि वो मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है और वो मैसेज कितना इफेक्टिवली जा रहा है। ये मेन चीज है। सेंडर अपने मैसेज को कितना इफेक्टिवली, कितना इजीली पहुंचा रहा है रिसीवर रिसीवर तक। ठीक। तो यहाँ पर एक मैसेज है जो जा रहा है रिसीवर के पास सेंडर से। इसमें जो चीजें यूज होती हैं वो कुछ कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स और साउंड्स होते हैं। कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स और साउंड क्या मतलब? वो कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स या साउंड जो कि दोनों इंडिविजुअल आसानी से समझ सकते हैं। मैं हिंदी भाषी इंसान से तमिल में बात करूंगा तो दैट इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दैट इज नॉट एट ऑल ए कम्युनिकेशन बेसिकली। तो क्या होता है बेसिकली कि हमें एक कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स या साउंड्स को ढूंढना पड़ता है, या एक कॉमन सेट ऑफ सिंबल साउंड के साथ हमें अपने कम्युनिकेशन को या अपने मैसेज को डिलीवर करना होता है। तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या है? It is a process by which meanings are exchanged between people through the use of common set of symbols or sounds. अच्छा, ये कॉमन सेट ऑफ सिंबल और साउंड्स है क्या? कॉमन सेट ऑफ सिंबल साउंड बेसिकली है लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, ये लिखने वाली लैंग्वेज भी हो सकती है, ये सिर्फ बोलने वाली लैंग्वेज भी हो सकती है, ये साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, इशारे भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो कि दोनों साइड के लोग समझ सकें, जो कि रिसीवर भी समझ ले और सेंडर भी समझ ले। तो एक हमें कॉमन सेट ऑफ लैंग्वेज, या यूं कह लें मोटा मोटा कि एक हमें कॉमन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ती है सबसे पहले। वो जो मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें सबसे पहले एक एक मीडियम, एक कॉमन मीडियम सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम, हमारा प्रोसेस है कि एक एक तरफ से मैसेज जाता है दूसरी तक पहुंचता है, कितना इफेक्टिवली पहुंच रहा है, ये स्किल है। ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो इट रिफर्स टू द एबिलिटीज एंड बिहेवियर्स दैट एनेबल इंडिविजुअल टू इफेक्टिवली कन्वे एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। तो खाली इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन में आइडियाज हैं और इमोशंस भी हैं इनफैक्ट, इन वेरियस इंटरपर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। अब ये कम्युनिकेशन स्किल खाली, अभी तक जैसे हमने बात की, तो खाली प्रोफेशनल सेटिंग में ही नहीं होता, ये इंटरपर्सनल सेटिंग भी होता है। इंटरपर्सनल सिनेरियो में भी ये कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो दीज स्किल्स एनकम्पास बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, हम बोल के भी कम्युनिकेट करते हैं, कभी कभी बिना बोले भी कम्युनिकेट करते हैं, कभी कभी हम साइन लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, कभी कभी हम बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, कभी कभी हम आई मूवमेंट से कम्युनिकेट करते हैं।
तो कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, ये सब आपने पढ़ा होगा थर्ड ईयर में। तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल और प्रोफेशनल दोनों सेटिंग में चाहिए। प्रोफेशनल सेटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है उसको हमने थोड़ा सा भी डिस्कस किया। इंटरपर्सनल सेटिंग्स में भी, इंटरपर्सनल सिनेरियो में भी कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। इसमें आप जो आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशनशिप हैं, आपके जूनियर्स के साथ आपके रिलेशनशिप, आपके सीनियर्स के साथ आपके रिलेशनशिप, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ रिलेशनशिप, जो आपका जो हेल्पिंग स्टाफ है, जो हेल्पिंग हैंड्स हैं जो आपके कॉलेज में या आपके डिपार्टमेंट में, उनके साथ आपका रिलेशनशिप, ये सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल की इंपॉर्टेंस है। तो उस कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ हमें प्रोफेशनल सिनेरियो में नहीं, हमें इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इफेक्टिव हैं। क्या हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं अपने जूनियर्स को, या हम जो ऑर्डर दे रहे हैं वो कितने क्लियर ऑर्डर हैं, जो जो वहां तक पहुंच रहे हैं और इफेक्टिवली वो फिर उसको परफॉर्म कर रहे हैं या उसको जो भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये इंटरपर्सनल सिनेरियो में भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा रोल है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी में थोड़ा सा हम बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल में एक चीज वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिस्कस करके चले। अगर वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज ना। वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, हम या तो लैंग्वेज को स्पोकन वर्ड्स हैं या रिटन वर्ड्स हैं, तो अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं जो या तो बोली जा रही है लिखी जा रही है। इट इंक्लूड्स क्लैरिटी ऑफ स्पीच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लैरिटी ऑफ स्पीच। बैरियर्स होते हैं बहुत सारे कम्युनिकेशन के, बैरियर्स नहीं हो, क्लैरिटी हो स्पीच की। और उसके ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत एक ऐसी हम वोकैबुलरी यूज करें जो एक जनरल आदमी से, अगर हम मान लीजिए हम अपने जूनियर स्टाफ से बात कर रहे हैं तो हम वोकैबुलरी उसके हिसाब से यूज करेंगे, हम सीनियर स्टाफ से बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वोकैबुलरी यूज करेंगे। तो वोकैबुलरी मतलब क्लियरिटी ऑफ स्पीच होना चाहिए, यूजिंग अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी एंड ग्रामर बोथ। उसके अलावा एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स कोहेरेंटली, मतलब थॉट्स भी ऑर्गेनाइज करके, ऐसा नहीं कि आप अपनी बात को समझाने के लिए एक एक कैस्केड वे में समझाएं, है ना, पहले एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप फिर तीसरा स्टेप, तो अपने जहन में आप एक कैस्केड बना लें। और जब जब आप डिलीवर करें उस मैसेज को, तो एक बहुत साइंटिफिक वे में और एक बहुत ऑर्गेनाइज वे में करें। हाँ, अपने जो थॉट्स हैं उनको बहुत ही एक एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए, ऐसा नहीं कि अभी हमने ईरान की कही दूसरी बात कुरान की कही, तो एक दूसरे से जोड़ते हुए और एक तरह से मीनिंग्स को मिलाते हुए और अपने थॉट्स को जोड़ते हुए अपने जो मैसेज है उसको कन्वे करें। तो इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने कहा, हम क्या समझते हैं कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बोलना या अपना मैसेज पहुंचाना। कम्युनिकेशन का मतलब मैसेज सुनना भी है। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें स्पीकर भी है, जो जो सेंडर है वो भी है, और रिसीवर भी है। वो एक्टिव लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खास करके प्रोफेशनल सेटिंग्स में तो एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरपर्सनल सिनेरियो में भी, इंटरपर्सनल सेटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल में एक्टिव लिसनिंग भी आता है, खाली बोलना नहीं, एक्टिव एक्टिव लिसनिंग भी। आप कितनी इंपॉर्टेंट, आप कितना और से चीज सुन रहे हैं और सुनने के बाद फिर आप मैसेज रिसीव कर रहे हैं। तो आस्किंग क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन। अब इसके बाद आपने सुन लिया, इफेक्टिव आपकी आपने बहुत एक्टिव लिसनिंग की, आपने इफेक्टिव लिसनिंग की, उसके बाद डेफिनेटली अगर एक्टिव लिसनिंग हुई है तो कहीं ना कोई क्वेश्चन उठेगा। तो उसके बाद आस्किंग क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है क्लियर क्लियर करने के लिए, मैसेज को कन्वे करने के लिए और मैसेज को इफेक्टिवली रिसीव करने के लिए क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। एंड रेस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली टू अदर्स, उसके बाद रेस्पॉन्ड करना। जब आपने सुन लिया तो जाहिर सी बात है, अब आपको कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जिनको फिर जवाब देना पड़ता है, तो रेस्पॉन्ड कीजिए अप्रोप्रिएटली। और अगर जब तक आपने अच्छी तरह से मैसेज रिसीव नहीं किया होगा तो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक? तो वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में था ये। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग मैसेजेस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। तो नॉन वर्बल, जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम स्पोकन वर्ड्स और रिटन में नहीं आएंगे, हम यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस में आएंगे। और फेशियल एक्सप्रेशन में अपना मैसेज भेजेंगे, या बॉडी लैंग्वेज से अपना मैसेज भेजेंगे, जेस्चर्स से, जो पर्टिकुलर जेस्चर्स होते हैं जो अलग अलग कल्चर में अलग अलग होते हैं, उससे हम मैसेज भेज सकते हैं। उसके अलावा टोन ऑफ वॉइस से, टोन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का, टोन ऑफ वॉइस। कभी कभी हमारा मैसेज बहुत पॉजिटिव होता है लेकिन हमारी टोन बहुत निगेटिव होती है, तो इसलिए वहां पर वो मैसेज पे कन्वे नहीं हो पाता, तो टोन ऑफ वॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जेस्चर्स हैं, जैसे बताया, बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसमें आप कुछ बोल नहीं रहे, कुछ लिख नहीं रहे, लेकिन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपना मैसेज। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन कन्वीनिंग इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड इंटेंशंस। तो आपको जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हैं, चाहे वो इमोशनल मैसेज हो
या आप एक पर्टिकुलर एटीट्यूड ट्रांसफर करना चाह रहे हैं या एक इंटेंशन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं विदाउट इवन स्पीकिंग और राइटिंग अ मैसेज। ओके, नॉन वर्बल क्यूज सच एज आई कांटेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आई कांटेक्ट। हालांकि अब ये इस सिनेरियो में जहां पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, इस सिनेरियो में आई कांटेक्ट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी कभी हम अपना मैसेज डिलीवर करें तो आई कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई कांटेक्ट से हमारा मैसेज की इफेक्टिविटी 50% बढ़ जाती है, इसलिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। उसके अलावा पोस्चर, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड जेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी बात को, अपने अपने थॉट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर ये सब चीजें हैं। आप कितना आई कांटेक्ट के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट है उससे पता चलता है, आप कितना आई कांटेक्ट बना रहे हैं, कितना आप अच्छा। आई कांटेक्ट में भी बहुत से फिर शरायत हैं, बहुत से इसके एटिकेट्स हैं कि आप फीमेल से कितना आई कांटेक्ट रखना है, आपको मेल से कितना रखना है, सीनियर से कितना रखना है, जूनियर से कितना रखना है, वो सब अलग अलग पूरा उसका डिटेल है। पोस्टर आपका कैसा होना चाहिए, पोस्टर आपका कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रेसेसिव पोस्टर नहीं होना चाहिए। एक एक जैसे एक एग्रेसिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन एग्रेसिव नहीं, लेकिन एक अच्छा पोस्टर होना चाहिए, है ना, रेसेसिव पोस्टर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा हैंड जेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ बांध के नहीं खड़ा होना है ना। तो इस तरह के हेड जेस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपके कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं असर पड़ता है उससे, उन सब चीजों से। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके कम्युनिकेशन पर असर पड़ता है। तो these all these can enhance or contradict the verbal message being communicated। तो अब ये सब चीजें अगर हम वर्बल मैसेज के साथ ये नॉन वर्बल थोड़ी थोड़ी सी चीजें, आई कांटेक्ट, पोस्टर, हैंड जेस्टर, ये सब जोड़ लेंगे, तो ये एनहांस करता है हमारे कम्युनिकेशन को, वर्बल कम्युनिकेशन को, और मैसेज जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको एनहांस करता है। और एनहांस के अलावा मैंने जैसे अभी बताया कि जैसे आई कांटेक्ट है, अब आई कांटेक्ट के लिए आप अपने सीनियर से बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, वहां पर इसकी एक लिमिट है। तो ये क्या करता है, ये कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देता है, कभी कभी एनहांस करने के साथ साथ कभी कभी आपके मैसेज को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर देता है। फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसलिए उसकी एक एटिकेट्स है, उसके हिसाब से आप कीजिए तो एनहांस होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं किसी छोटी सी गलती से कॉन्ट्राडिक्ट भी हो जाता है वर्बल मैसेज। तो नॉन वर्बल का अपना इंपॉर्टेंस है। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स के हो सकते हैं, जिसको मैं शॉर्ट में लूंगा थोड़ा सा, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, जो मैंने पहले अभी बताया आपको कि एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी, तो आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो पूरा मैसेज आपके पास पहुंचेगा नहीं, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा फिर। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अ, अ, हम इसको बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। एम्पैथी तो एक ऐसी चीज है, खासकर मेडिकल बैकग्राउंड में, खासकर जो जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वहां पर एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। आपको कभी कभी बहुत इमोशनल अटेंडेंस से सामना पड़ सकता है आपका, बहुत इमोशनल आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, और कभी कभी आपको बहुत अजीब से सिनेरियो में बहुत बुरी खबरें पहुंचानी होती हैं अटेंडेंस तक। तो उन सब में आपको आपके पास एक इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, एक एम्पैथी होनी चाहिए पेशेंट के लिए भी, उसके उनके अटेंडेंस के लिए भी। उससे आपका मैसेज बहुत अच्छी तरह जाएगा। आप बहुत ही रूड होकर अगर कोई बुरी खबर देंगे अटेंडेंट्स को, तो उसका वो मैसेज अलग होगा। और एक एम्पैथी के साथ, एक इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आप जब ये मैसेज पहुंचाएंगे, जो निगेटिव मैसेज है ऑफकोर्स, तो वो उसका असर होगा, लेकिन आपका जो तरीका होगा वो बेहतर होगा, ठीक। तो कम्युनिकेशन स्किल इंक्लूड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एम्फसाइज अदर्स इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। तो दूसरे के इमोशंस का भी ख्याल रखना है, और दूसरे के पर्सपेक्टिव का भी ख्याल रखना है। सामने वाले के आप जो अपना मैसेज देने जा रहे हैं, क्या आपका मैसेज उसके पर्सपेक्टिव से मिलता है, मतलब वो क्या सोच रहा है, उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके पर्सपेक्टिव को भी सोचना पड़ेगा, ठीक। तो बेसिकली क्या ये सब चीजें निगेटिविटी को खत्म करने के लिए हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस अलाउ इंडिविजुअल्स टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज देयर ओन इमोशंस व्हाइल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इमोशंस ऑफ अदर्स। अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना है, और दूसरे इमोशंस का भी ख्याल रखना है। इससे अल्टीमेटली हमारे इन सब चीजों से क्या मकसद है, अपने मैसेज को अच्छी तरह पहुंचाना, अपने मैसेज को अच्छी तरह कम्युनिकेट करना, जिसमें जाहिर सी बात है इट इन्वॉल्व बीइंग सेंसिटिव, सपोर्टिव एंड कंपैशनेट इन इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। आप इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में अगर ये चार चीजें रखेंगे, आप सेंसिटिव होंगे, आप सपोर्टिव होंगे, आप कंपैशनेट होंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पास होगा, तो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन बहुत अच्छे होंगे। इवन खाली प्रोफेशनल सेटअप में नहीं, इंटरपर्सनल सेटअप में भी, फैमिली के सेटअप में भी, आपके दोस्तों के सर्किल में भी, आपके क्लास फेलो, आपके जो कलीग्स हैं उनके सेटअप में भी, सब जगह।
उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल में, दैट इज द क्लैरिटी एंड कॉन्साइजनेस। आप कितना क्लियरली अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं और कितना कॉन्साइज वे में। ये नहीं कि आपने एक लाइन के 6 लाइन बना के दे दिया और उसका मतलब बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो गया, ऐसा नहीं है। आप अपनी अपने का आपका मैसेज बहुत क्लैरिटी में होनी चाहिए, आपके मैसेज में, आपके कम्युनिकेशन में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी भाषण नहीं है ना, सिंपल सी आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए और कॉन्साइजनेस होनी चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स आर एबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज क्लियरली एंड कॉन्साइजली। आप देखिए जो भी अच्छे टीचर्स भी होते हैं, वो बहुत सिंपल करके चीजों को समझाते हैं और शॉर्ट में। बड़े बड़े जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन जो अच्छा टीचर होगा वो हमेशा बहुत क्लियर चीज को करेगा और बहुत कंसाइज करके समझा देगा। तो टीचर का वैसे भी यही काम होता है, मुश्किल टॉपिक को आसान करके समझाना। तो बेसिकली टीचर भी एक कम्युनिकेटर ही है, टीचर भी एक कम्युनिकेशन, टीचिंग भी एक कम्युनिकेशन स्किल है और एक कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है। हालांकि इंडिया में इसको वन वे कम्युनिकेशन बना रखा है, टीचर बोलता है बच्चे सुनते हैं, बट बेसिकली टीचिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन। तो इंटरेक्शन होना चाहिए दोनों तरफ से। ओके, तो आर एबल टू एक्सप्रेस द आइडियाज क्लियरली एंड कंसाइजली। दे यूज सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, जो खास करके जो नॉन टेक्निकल आदमी है, तो उसमें आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है। नॉन एक्सपर्ट्स जो हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करने हैं जब आप नॉन एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को बहुत लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है, और लॉजिकली अपने अपने थॉट्स को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करके, जैसे हमने अभी पहले देखा था, उसको आपको डिलीवर करना है। क्लियर एंड कॉन्साइज कम्युनिकेशन रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रोफेशनल सिनेरियो में भी, इंटरपर्सनल सिनेरियो में भी। मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद क्या क्या होता है वो आपको अंदाजा है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रोफेशनल एक तरह से एक कह लीजिए कि प्रोफेशनल डाउनग्रेड, डाउनग्रेड प्रोफेशनली आप डाउनग्रेड होंगे, और इंटरपर्सनली भी आपकी पर्सनैलिटी डाउनग्रेड होगी अगर आप अपना मैसेज क्लियरली कन्वे नहीं कर रहे हो, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। तो उसके लिए यही कोशिश करें कि सिंपल टर्म्स में, कंसाइज वे में, क्लैरिटी के साथ बात अपनी पहुंचा दें। एंड प्रोमोट्स इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। जाहिर सी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी और जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है वो बहुत इफेक्टिव होगा। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कम्युनिकेशन स्किल में एबिलिटी टू अडेप्ट और एडजस्ट कम्युनिकेशन स्टाइल बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ द सिचुएशन एंड द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व। इसमें बेसिकली, इसमें जो एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब ये है कि आप किससे बात कर रहे हैं, आपका ऑडियंस कौन है ना, हु इज योर ऑडियंस। अब अगर आपका ऑडियंस एक ही कल्चर से एक ही कल्चर को अगर एक ही कल्चर से हैं सब, तो ठीक है, आप एक अलग तरह का कम्युनिकेशन करेंगे। अगर मल्टीपल कल्चर, डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ बैठे हैं, तो फिर आप अलग अलग आपका मैसेज डिलीवर करने का तरीका होगा। तो आपके इस तरह से आपको अडेप्ट करना और आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एजिस के साथ, कि किस एज के आपका ऑडियंस किस एज का है। तो अगर मिक्स्ड एज का है तो आप उस तरह से फिर बात करेंगे, किस बैकग्राउंड का है उस पर भी आप देखेंगे। तो ये सब क्रूशल है, ये सब क्रूशल है एक रैपो डेवलप करने के लिए, प्रोफेशनली और इंटरपर्सनली। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग बेसिकली डेवलप करने के लिए और अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए। अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि अपना मैसेज इफेक्टिवली पहुंचना चाहिए। दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नेगोशिएशन। अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में, आप अखबार में भी पढ़ते हैं कितने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और नेगोशिएशन के लिए भी आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जो कि एक निगेटिव सिनेरियो में भी आप पॉजिटिवली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक पॉजिटिव वाइब कैसे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ वाइटल रोल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत छोटी सी चीज खराब कम्युनिकेशन स्किल की वजह से बहुत दूर तक जा सकती है, और बहुत बड़ी चीज अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से बहुत छोटे में सिमट के खत्म हो सकती है। तो इसमें सारा रोल जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का है, कि जो लोग डील कर रहे हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, वो किस तरह से कम्युनिकेट किया, उन्होंने चीजों को किस तरह से डील किया, उस हिसाब से जो रिजल्ट्स होते हैं वो आते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ वाइटल रोल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रीचिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन। इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स कैन आइडेंटिफाई अंडरलाइंग इश्यूज ना। इफेक्टिव जो कम्युनिकेटर्स होते हैं उनको आइडिया होता है कि अंडरलाइंग इश्यूज क्या है, क्या व्यू पॉइंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्टिव व्यू पॉइंट्स क्या हैं, सभी की बात सुनते हैं और फिर अपना जो भी रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्ड करते हैं। जब अच्छी तरह कम्युनिकेट, वो एक्टिव लिसनर्स भी होते हैं, तो जब अच्छी तरह सुन लेते हैं तो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्ड करते हैं इस तरह से कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाए ना। निगोशिएट करते हैं, अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो निगोशिएट करते हैं, दोनों पार्टीज को बैठाते हैं, 3 बार जो भी है, और मिलकर वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मेडिकल सेटअप में आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट रोजमर्रा होते हैं और सुनने में आते हैं। फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म
बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली हमारी सोसाइटी में थोड़ा कम है, और जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आपने आपके पास तक जब मैसेज आ गया, तब आप क्या फीडबैक देंगे? और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ टेक्निकली कोई इशू है या कुछ कोई आप अपना पर्सपेक्टिव रखना चाह रहे हैं, तो दैट इज द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म तो हो है लेकिन कंस्ट्रक्टिव है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। आप या तो फीडबैक दे रहे हैं या आपको कोई फीडबैक दे रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कम्युनिकेशन स्किल का। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एक्शनेबल सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट while maintaining respect and professionalism। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। while maintaining respect and professionalism, इन दोनों का आप ख्याल रखते हुए अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अलग आप आपके व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है सामने वाले से, मगर एक बात कही जाती है कि अगर हमारे सामने वाला अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। हम लोगों की बेसिकली हमारी सोसाइटी में कुछ हद तक अनफॉर्चुनेटली ये है कि अगर सामने वाला अलग है तो वो गलत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर सामने वाला अलग है तब भी वो सही हो सकता है। आप उसकी बात सुनिए, और उसका एक अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, आपका एक अलग व्यू पॉइंट हो सकता है दोनों व्यू पॉइंट से मिलकर एक अच्छी नई चीज निकल आए। तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, मेंटेन करते हुए रेस्पेक्ट को और प्रोफेशनल को मेंटेन करते हुए, हम एक दूसरे की बात सुने, अपने अपने व्यू पॉइंट्स को रखें और आगे बढ़े। तो फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स में। बीइंग ओपन टू रिसीविंग फीडबैक एंड यूजिंग इट टू ग्रो एंड डेवलप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। मैं समझता हूँ ये गोल्डन लाइंस है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। बीइंग ओपन टू रिसीविंग फीडबैक, और मैं फीडबैक के साथ साथ बोलूंगा क्रिटिसिज्म भी, वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और जस्ट क्रिटिसिज्म। हम दो तीनों चीजों को लेंगे, फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एज वेल एज क्रिटिसिज्म, सिंपल क्रिटिसिज्म। तो इसमें क्या है, अगर आप इसके लिए ओपन है तो डेफिनेटली यू विल ग्रो। आपको आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आप ग्रो करेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे एंड डेवलप, ग्रो एंड डेवलप बेसिकली। उसके बाद क्यों क्रूशल है पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल इज क्रूशल इन पर्सनल प्रोफेशनल एंड एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स क्या क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग आपकी फैसिलिटेट होगी। उसके अलावा कोलैबोरेशंस आप अच्छे कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट समझा सकते हैं। ठीक है, आप ग्रैंड ला सकते हैं बहुत अच्छी। एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, और रिलेशनशिप बना सकते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क बना सकते हैं। नेटवर्किंग भी बहुत जरूरी है आज की डेट में, प्रोफेशनल नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। While poor communication can lead to misunderstandings, conflict and decreased productivity, अल्टीमेटली ये होता है कि इंस्टीट्यूट की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो बहुत जरूरी है एक अच्छा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग इंस्टीट्यूट में, इंस्टीट्यूट के एसेट होते हैं बेसिकली। वो होते हैं जो इंस्टीट्यूट को हर तरफ से फायदा पहुंचाते हैं। ठीक, तो वो कोई भी कहीं भी वो निगोशिएट कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट तक, दूसरे इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, वो दूसरे इंस्टीट्यूट से ग्रांट ला सकते हैं, वो मल्टीपल एजेंसी से ग्रांट ला सकते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या जो भी गवर्नमेंट है उससे हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचा सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूट का फायदा कर सकते हैं। तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग जो होते हैं वो डेफिनेटली एसेट होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। So by continuously improving their communication skill, individual can enhance their interactions, build stronger connections, and achieve more successful outcomes in various aspects of life. तो खाली, अच्छा, वो लोग जो होते हैं जो मैंने बताया एसेट होते हैं इंस्टीट्यूट के लिए, वो खाली इंस्टीट्यूट के लिए एसेट नहीं होते, वो अपनी फैमिली के लिए एसेट होते हैं, वो अपने खानदान के लिए एसेट होते हैं, वो अपने मोहल्ले के लिए एसेट होते हैं, वो अपने इवन जो जो उनका जो भी एक सर्किल है उसके लिए एसेट होता है। क्योंकि सलाहियत तो सलाहियत है, हर जगह यूज होती है। तो क्या 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 इसमें लिखा है कि सक्सेसफुल आउटकम इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, बल्कि और भी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के उसमें। अब हम शॉर्ट में ये थोड़ा सा देखते चलेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड पेशेंट केयर। इसमें देखिए सबसे पहली चीज पेशेंट सेंटर्ड केयर। आप अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है तो पेशेंट सेंटर केयर होगा आपका। उसके अलावा एक्यूरेट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होगा डेफिनेटली। उसके अलावा हेल्थ लिटरेसी एंड पेशेंट एम्पावरमेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिवेंटिंग मेडिकल एरर्स, जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आप मैसेज अच्छा दे रहे हैं तो एरर्स नहीं होंगे, आप अपने जूनियर्स तक अपनी बात अच्छी तरह पहुंचा रहे हैं तो वो एरर नहीं करेंगे। ठीक, कोलैबोरेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी केयर, बहुत अच्छी तरह से आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी आप जो भी दूसरे जो डिसिप्लिन के लोग हैं उनके साथ मिलकर आप अ, आगे अपना काम कर सकते हैं। एथिकल एंड कंपैशनेट केयर, अगर आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है आपके पास तो आप बहुत एथिकली और कंपैशनेटली आप पेशेंट की केयर कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन पेशेंट केयर में। उसके अलावा इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन मेडिकल रिसर्च,
यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल रिसर्च के लिए आप कोलैबोरेशन बहुत अच्छे कर सकते हैं अगर आपके अंदर मेडिकल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप टीम वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छे लिख सकते हैं, ग्रांट राइटिंग बहुत अच्छी लिख सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं उस डेटा की, साइंटिफिक राइटिंग और पब्लिकेशन कर सकते हैं जो अभी हमने ऊपर भी समझा था। प्रेजेंटेशंस एंड कॉन्फ्रेंसेस आप अल्टीमेट कर सकते हैं, आप आउटशाइनिंग प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, आप अपने जो भी कॉन्फ्रेंस में आप अपनी बात करेंगे, अपनी रिसर्च प्रेजेंट करेंगे, तो एक आउटशाइनिंग रिसर्च आपका प्रेजेंटेशन आउटशाइनिंग होगा, रिसर्च पर तो फिर डिस्कशन होगा। ओके, पब्लिक एंगेजमेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई डिपार्टमेंट हमारे होते हैं जैसे प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, वहाँ पब्लिक एंगेजमेंट बहुत है, पब्लिक एंगेजमेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, डिसेमिनेशन एंड डिसेमिनेशन बहुत। अगर आप इम्पैक्ट देखें इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पेशेंट आउटकम पर, तो सबसे पहले पेशेंट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आप पेशेंट को अंडरस्टैंड, आपके पेशेंट की बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो आप पेशेंट से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, उसकी अच्छी हिस्ट्री लिखने के लिए, और पेशेंट को बहुत अच्छी केयर दे सकते हैं आप। उसके अलावा पेशेंट एंगेजमेंट आप बहुत अच्छी तरह एंगेज हो जाएंगे। इवन पेशेंट भी, जिन डॉक्टर्स के कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं, पेशेंट भी उनसे बहुत बहुत इजीली और बहुत जल्दी एंगेज हो जाता है। पेशेंट सेफ्टी, डेफिनेटली जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो आप नर्स को जब अच्छी तरह समझाएंगे तो वो दवा भी सही देगी। अगर आपके कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस हो गया तो हो सकता है गलत दवा दे दे पेशेंट को। टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, आप जब कोलैबोरेट कर सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से, आप अपना केस दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजेंगे कि भाई हम जरा इसको देखिए, हम दोनों मिलकर करेंगे, तो आप टाइमली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू। इमोशनल सपोर्ट आप बहुत अच्छा दे सकते हैं पेशेंट को। आप पेशेंट अल्टीमेटली है तो एक इंसान, तो उसको इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत है, और डॉक्टर का इमोशनल सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सूदिंग होता है एक पेशेंट के लिए। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और रिसर्च आउटकम्स, इसमें कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, दूसरे इंस्टीट्यूट से आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं अपनी, और उनकी नॉलेज अपने पास यूज कर सकते हैं। रिसर्च डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अच्छे हैं, आपकी लिखने की आपको लिखना आता है, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप, प्रोफेशनल राइटिंग अच्छी है तो आप रिसर्च डिजाइन इम्प्लीमेंट और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जो भी हमने पहले ही बात की है, पीयर रिव्यू एंड पब्लिकेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। ट्रांसलेटिंग रिसर्च इनटू प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अल्टीमेटली जो जो कि हम अभी यूनानी में इस चीज को लैग कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी रिसर्च को प्रैक्टिस में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई इतना रिसर्च होता है आपके यहाँ, आप प्रैक्टिकली क्या ला रहे हैं, आप प्रैक्टिकली आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत जरूरी है, जब अगर इफेक्ट अच्छी राइटिंग आपकी होगी, अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा आपका, तो आप अपनी रिसर्च को ट्रांसलेट कर सकते हैं प्रैक्टिस में भी। बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन विद हेल्थ केयर टीम्स के साथ आप बहुत अच्छा कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप पेशेंट सेफ्टी एनहांस कर सकते हैं अगेन, आप पेशेंट केयर आप जो है वो केयर का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी होगी जब आप कोलैबोरेट करेंगे दूसरे लोगों से, मल्टीपल डिसिप्लिन के लोगों के, आप अपने ही कॉलेज के दूसरे डिपार्टमेंट से आप कोलैबोरेट करेंगे, या आप दूसरे इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करेंगे तो डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली जब डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी और आप तो एफिकेसी तो एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, हॉस्पिटल की भी, इंस्टीट्यूट की भी, और रिसर्चर्स की भी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। उसके अलावा इट स्ट्रेंथन इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आप कम्युनिकेट अच्छी तरह करते हैं और अपने अपने व्यूज को शेयर करते हैं तो। इनहांस कंटिन्यूअल लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है। जो कंटिन्यूअस लर्निंग का प्रोसीजर है ये बहुत जरूरी है, और वो कम्युनिकेशन से आता है। आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के लोगों से मिलिए, उनसे अपने व्यूज शेयर करिए, उनके व्यूज आप सुनिए, उनको राइट डाउन कीजिए, तो इससे कंटिन्यूअस लर्निंग होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो डेफिनेटली हो गई। बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन, रिसर्च टीम के बाद अगर आप रिसर्च टीम से कोलैबोरेट करेंगे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के या अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट्स के, तो आपकी डेफिनेटली आपकी क्वालिटी, रिसर्च क्वालिटी इनहांस होगी, आपकी रिसर्च प्रोग्रेस करेगी ज़्यादा तेजी के साथ, आपके जो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, वो बढ़ेगी डेफिनेटली। आपके रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज एक्सपैंड होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज एक्सपैंड होंगे। आपकी आपकी थीसिस का एक पार्ट है जो आपके आपके डिपार्टमेंट में, आपके लैब में वो नहीं है, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट के, दूसरे इंस्टीट्यूट के लैब से जाके उस एक्सपर्टीज को आप एक तरह से यूज कर सकते हैं, या उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके अंदर कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन होगा तो आप डेफिनेटली लोगों को अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और लोगों के रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिगरस पीयर रिव्यू होगा,
उसके अलावा प्रोफेशनल ग्रोथ एंड नेटवर्किंग, डेफिनेटली जब ये सब चीजें होंगी तो प्रोफेशनल ग्रोथ तो होगा, और साथ में कोलैबोरेशन की वजह से नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी। आजकल का जमाना नेटवर्किंग का है, आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि अल्टीमेटली फिर आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो होगा। नेक्स्ट इज बिल्डिंग रैपो विद पेशेंट। अच्छा, एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथिक कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे तो पेशेंट डेफिनेटली आपसे जुड़ेगा। आप अगर पेशेंट की बात सुनेंगे तो वैसे भी आप प्रैक्टिकली आपने देखा होगा पेशेंट इसी से खुश हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने मेरी बात बहुत अच्छी तरह सुनी। तो एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथिक कम्युनिकेशन। उसके अलावा एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड रैपो। पेशेंट का ट्रस्ट बन जाता है एक बार तो फिर आप उसको आप उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, वो कभी आपको एक नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा। पेशेंट का अगर ट्रस्ट आपके साथ बन गया तो वो बनाना पड़ता है कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू। उसके अलावा कल्चरल सेंसिटिविटी एंड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। मुख्तलिफ कल्चर के लोग आपके पास आएंगे एज ए पेशेंट, एज ए सब्जेक्ट, तो उनकी कल्चरल सेंसिटिविटी, उनके कल्चर का भी रेस्पेक्ट करना है और अपनी बात भी समझानी है उनको। तो ये क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रैपो बनाने के लिए पेशेंट से। उसके अलावा गैदरिंग एक्यूरेट मेडिकल हिस्ट्री। जब आपका अच्छा क्वेश्चनायर होगा, आपकी क्वेश्चनिंग टेक्निक अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकेंगे पेशेंट से। और मेडिकल हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आप सबको पता ही है कि जितना ज्यादा हम पेशेंट से निकाल लेंगे उतना ईजी होगा आगे हमारा डीडी और डायग्नोसिस। शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली। आप डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे अपने, कॉन्साइज करेंगे अपने जो पेशेंट को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लियर करेंगे, कॉन्साइज करेंगे। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मेडिकल जार्गन इनटू लेमैन्स टर्म्स। आप बहुत टिपिकल मेडिकल टर्मिनोलॉजी ना यूज करके सिंपल लेमैन के टर्म में बात समझाएंगे पेशेंट को, तो डेफिनेटली पेशेंट आपसे जुड़ेगा। इफेक्टिव यूज ऑफ विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन। आजकल का जमाना तो टेक्नोलॉजी का है। आजकल पेशेंट खुद पढ़ के आता है आधा, तो उसको विजुअल एड से, या आपने आपके पास अगर वहीं पर मोबाइल है, आईपैड है, या कुछ भी है, आप उससे डेफिनेटली चीज़ों को समझा सकते हैं, पेशेंट को दिखा सकते हैं, और आगे पेशेंट को डेफिनेटली अपने साथ जोड़ सकते हैं। पेशेंट हो या सब्जेक्ट हो, जो भी हो, रिसर्च के मामले में सब्जेक्ट है तो रिसर्च में भी पेशेंट भी है, सब्जेक्ट भी है, दोनों में से कोई भी। कम्युनिकेटिंग इन चैलेंजिंग सिचुएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं वहां पर आप कैसे डील करेंगे पेशेंट को और उनके अटेंडेंट्स को। तो डिलीवरिंग डिफिकल्ट न्यूज विद एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी। आप कोई ऐसी न्यूज देने जा रहे हैं पेशेंट के अटेंडेंट्स को जो डेफिनेटली डिफिकल्ट है या नेगेटिव है, तो उसमें आप एम्पैथी कितनी रख रहे हैं और कितने सेंसिटिव हैं आप, वहां पर डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन में। उसके अलावा मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के साथ अक्सर हो जाते हैं, ऊपर ऊपर हमने देखा। डीलिंग विद इमोशनल पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी एक सा नहीं होता, हर पेशेंट एक सा नहीं होता, हर पेशेंट की फैमिली एक सी नहीं होती। तो वहां पर हमें बहुत अपने अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको बहुत बैलेंस करना पड़ता है, इमोशनल पेशेंट्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। उसके अलावा कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन विद इन हेल्थ केयर टीम, इसमें हम इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क करेंगे, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर हमारा होगा तो डेफिनेटली टीम वर्क भी अच्छा होगा। उसके अलावा हम इनहांसिंग कम्युनिकेशन विद नर्सेज, स्पेशलिस्ट एंड सपोर्टिंग स्टाफ। उसके अलावा इफेक्टिव हैंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, सिंपल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, इसको शॉर्ट में रखते हैं। लर्निंग एंड डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इसके लिए रोल प्लेइंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिमुलेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं। रिसोर्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये कुछ आप चीजें ऐसी हैं जो हम एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल लर्न करने के लिए ये सब कर सकते हैं हम। ठीक है। तो कंक्लूजन, अगर हम कंक्लूजन की तरफ आए और कॉल टू एक्शन की तरफ आए, तो बेसिकली कंक्लूजन यही होगा कि as I conclude this presentation, I urge each one of you to recognize the pivotal role that effective communication plays in advancing medical research and maximizing its impact on society. ठीक है, तो हमें हमें डेफिनेटली इस चीज को रिकॉग्नाइज आज नहीं तो कल करना है, और अभी तक हम बहुत लेट हो गए, हमें कर लेना चाहिए कि हम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या रोल अदा करता है मेडिकल रिसर्च को एडवांस करने में। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिकल रिसर्च का इम्पैक्ट सोसाइटी पे लाने के लिए, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा रोल है, और हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए। द टाइम हैज कम फॉर अस टू प्रायोरिटाइज एंड enhance our communication skills to ensure that our findings are understood, appreciated and effectively translated into real world application। तो ये क्या है, अब ये वक्त है कि अभी तक ये था कि हमने रिसर्च करी, उसका जो भी हमारा आउटकम आया, जो रिसर्च जो कंक्लूजन हुआ, उसको हमने बनाया, जमा करी, हमारी जमा हो गई लाइब्रेरी में, हमारे पास एक कॉपी आ गई, बाकी जो कॉपियां थी वो अपनी जगह चली गई और वो खत्म हो गया केस। अब हमें वो हमारा एमडी की डिग्री मिल गई, दैट्स इट। मगर ऐसा नहीं है। अब तो आपको उस कम्युनिकेशन को, आपको उस रिसर्च को बेसिकली इस तरह से आपको अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना है कि आपकी फाइंडिंग्स क्या है वो अंडरस्टूड हो, लोग उसको समझें।
और लोग समझें, और फिर अगर उनकी समझ में आता है और आपकी पॉजिटिव आपकी एक रिसर्च पॉजिटिव है तो डेफिनेटली अप्रिशिएट तो की जाएगी। एंड इफेक्टिव ट्रांसलेटेड एंड इफेक्टिवली ट्रांसलेटेड इनटू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी रिसर्च से सोसाइटी को क्या मिला, आपकी रिसर्च से आपकी जो आउटकम्स हैं उसको सोसाइटी को क्या मिला, क्या वो इफेक्टिवली ट्रांसलेट हो पा रहे हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, जो एक्चुअल सोसाइटी है वहां पर, एक्चुअल जो पेशेंट्स हैं या एक्चुअल जो जो भी सिनेरियो है वहां पर आपका जो फाइंडिंग्स हैं वो इफेक्टिवली ट्रांसलेट होकर वहां तक पहुंच पा रही हैं सोसाइटी तक। ये एक कॉल ऑफ एक्शन है। उसके अलावा in light of this I propose the following call to action। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं मेरा एक प्रपोजल है, ये दो तीन हम क्या कर सकते हैं इसमें कि एम्ब्रेस क्लैरिटी इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन। सबसे पहले अपने अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाइए। सबसे पहले क्लैरिटी बहुत जरूरी है, नॉट इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन बट इन अदर कम्युनिकेशन ऑल्सो, इन अदर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ या अदर सिनेरियोज ऑल्सो। आप कहीं भी आप अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, साइंटिफिक कम्युनिकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन, फैमिली कम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेशन है उसमें क्लैरिटी रहिए। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं है तो समझिए कि पहले ही स्टेप पे वो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया। तो पहला ही स्टेप है कि अगर मैसेज पहुंच ही नहीं रहा हमारा तो क्या फिर इन्फ्लुएंस निकलेगा, क्या वो रिस्पॉन्ड करेगा, सामने वाला क्या समझेगा और क्या रिस्पॉन्ड करेगा, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरे, फोस्टर कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन करना सीखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल कोलैबोरेशन का। रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क, बहुत जरूरी है। हाँ, वो जमाना चला गया कि हमने अपने डिपार्टमेंट में ही रिसर्च करके और बंद करके रख दी। अब इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको मुख्तलिफ रिसोर्सेज को अगर आपको मुख्तलिफ रिसोर्सेज और मुख्तलिफ एक्सपर्टीज को आपको यूज करना है, एक रिसर्च हम खाली अपने ही घर में बैठ के कर लेते हैं और एक रिसर्च हम मुख्तलिफ 8-10 इंस्टीट्यूट्स के एक्सपर्टीज को यूज करके या उनके लैब्स को यूज करके, उनके रिसोर्सेज को यूज करके करते हैं, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस रिसर्च में, रिसर्च ए और रिसर्च बी में कितना फर्क होगा। उसके अलावा एम्ब्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत जरूरी है आज की डेट में। डिजिटल प्लेटफॉर्म, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी पुरानी चीज हो गई, अब तो एआई का जमाना है। एआई को यूज कीजिए। इतने इतने अच्छे अच्छे एआई टूल्स हैं हमारे पास इस वक्त कि हम इतनी इफेक्टिव रिसर्च कर सकते हैं कि जो रिसर्च हम पहले करते थे और विद द हेल्प ऑफ एआई हम उसको 10 फोल्ड इफेक्टिव बना सकते हैं रिसर्च को। तो डेफिनेटली एम्ब्रेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करता हूँ अभी कि एआई टूल्स, इन दो चीजों को बिल्कुल एम्ब्रेस करिए, अपनी डे टू डे लाइफ में ले आइए, अपनी रिसर्च में ले आइए, अपने हर कम्युनिकेशन में ले आइए, अपने हर जो भी आपका प्रोफेशनल जो भी आप प्रोफेशनल आउटपुट है आपका, सब में आप डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई को यूज कीजिए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जो जो नए लोग आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह एआई को भी यूज कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर रहे हैं। और अभी इसका आने वाले जो जो हमारे और जो जूनियर बच्चे हैं जो, वो इंशाल्लाह और अच्छी तरह यूज करेंगे, तो इसी तरह चीजें चेंज होंगी। कंटिन्यूस ग्रोथ, कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एक चीज हमेशा याद रखिए कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इतना फास्ट जा रही है दुनिया, इतनी फास्ट जा रही है साइंस और इतनी फास्ट जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोज एक नई चीज आ रही है, एक नया टूल आ रहा है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूस ग्रोथ अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ रखनी है, कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट इज वाइटल, वाइटल फॉर योर प्रोफेशन एंड फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ। So lastly, just remember our discoveries hold immense potential to transform lives, but without effective communication, this impact remains limited. बिल्कुल सही। इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमारी डिस्कवरीज, खासकर हम बात करेंगे यूनानी की डिस्कवरीज होल्ड इमेंस पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म लाइफ। जिन लोगों ने इस चीज को सोसाइटी में लेकर आए हैं, उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदली हैं। तो बट विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर इम्पैक्ट रिमेन्स लिमिटेड। लेकिन जब हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, हम बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन हम उसको कहीं पब्लिश नहीं कर रहे हैं या हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा, वो तो एक एक कूजे में बंद होकर रखे। तो बट विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर इम्पैक्ट रिमेन्स लिमिटेड। वहीं वहीं के वहीं रखी रहेगी उसी अलमारी में, उससे बाहर नहीं निकलेगी, जबकि उसके अंदर इतनी सलाहियत है, उन रिसर्चेस के अंदर, उन कामों के अंदर, उन रिसर्चेस के या उन जो जो भी काम हुए हैं, छोटे से काम चाहे हुए, जरूरी नहीं किसी ने थीसिस लिखी, पेपर ही लिखा किसी ने, एक हाइपोथेसिस ही दिया किसी ने, हो सकता है वो हाइपोथेसिस आगे चल के बड़ी रिसर्च बने, बड़ी रिसर्च हो उस पर और वो जिंदगियां बदल दे। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस पेपर छापा और अलमारी में रख दिया। तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, पहली बात तो पेपर छापा ही नहीं, और छापा तो हमने सिर्फ दावे किए और पेपर नहीं छापा। अगर पेपर हमने छाप भी दिया तो उसको फिर हमने एक जगह उसको लिमिट कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है हमारे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हमारे ब्रिज जैसे नीचे वाली लाइन में है,
टुगेदर वी कैन ब्रिज द गैप बिटवीन यूनानी एंड सोसाइटी, इंस्पायर चेंज एंड रिवॉल्यूशनाइज हेल्थ केयर। हम मिलकर सभी लोग जितने प्रोफेशनल्स हैं, यूनानी प्रोफेशनल, वो मिलकर वी कैन ब्रिज द गैप। आज की डेट में बहुत गैप है, आज की डेट में डेफिनेटली बहुत गैप है बिटवीन यूनानी एंड सोसाइटी। हमारा जो जो एक पेशेंट बेस है वो एक फिक्स पेशेंट बेस है, हम उसके बारे में एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं, चाहे वो कल्चरली फिक्स है या वो रीजनल रिलीजनली फिक्स है या रीजनली फिक्स है, ठीक, हम उसके आगे एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। तो हमें हमें ये गैप, डेफिनेटली हमें ये गैप ब्रिज करना है, और वो गैप ब्रिज होगा कम्युनिकेशन स्किल्स से, कम्युनिकेट करने से, अपनी बात पहुंचाने से, अपनी फिलोसफी पहुंचाने से। तो वी कैन ब्रिज द गैप बिटवीन यूनानी एंड सोसाइटी, तो वी कैन इंस्पायर चेंज, वी कैन रेवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर, डेफिनेटली वी कैन रेवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर। अगर हम अपनी बात पहुंचा देते हैं तो डेफिनेटली वी कैन रेवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर। तो इसके लिए हमें हम सलाहियत रखते हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन यूनानी एंड सोसाइटी। अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, डॉक्टर तनवीर भी वहाँ थे, उसमें यही बात हो रही थी कि कैसे हाउ टू ब्रिज द गैप। उस पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन मतलब ये कि वहां पर भी यही चीज निकल के आई कि एक्सपर्टीज पैदा करें अपने ग्रेजुएट्स में, और वो एक्सपर्टीज, उन एक्सपर्टीज के अंदर फिर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए सोसाइटी तक अपनी बात पहुंचाने की, है ना। सबसे पहले तो हमारे ग्रेजुएट इतने एक्सपर्ट होने चाहिए, उनके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम कितना इफेक्टिवली उस एक्सपर्टीज को सोसाइटी के काम में ला रहे हैं, ठीक? तो ये बहुत जरूरी है, और हम कर सकते हैं, वी कैन। So, thank you for your attention, and let us embark on this transformative journey towards effective scientific communications. So together we can make a difference, and definitely we can make a difference. हमें बिल्कुल भी हमारे थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है. We can make a difference. Thank you. Thanks a lot.